हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान सपनों का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जीएस के 550 प्रश्नों के सीरीज़ में यह पार्ट थर्ड है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को कुछ नया मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में प्रत्येक प्रश्न और उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स पर डिस्कस किए जाएंगे जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, और अंत में आप लोग अपने आप को चेक भी करेंगे कि आपने कितना सीखा है। इसके लिए वीडियो के अंत में 10 प्रश्न ऑप्शन के साथ दिए जाएंगे दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकंड का टाइम होगा। यह प्रश्न इसी वीडियो से होंगे दोस्तों, अलग से नहीं होंगे। जितना आप लोग वीडियो में होगा उसी पॉइंट से प्रश्न होंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक हर एक पॉइंट को बारीकी से देखेंगे, क्योंकि किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं जा करके। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप लोग भूल जाते हैं। दोस्तों, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट थर्ड में हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, क्योंकि 80 नंबर तक का क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस हो चुका है। तो चलिए हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। प्रश्न है, अपवर्तनांक सबसे अधिक और सबसे कम किसका होता है? अपवर्तनांक सबसे अधिक बैंगनी का होता है और सबसे कम होता है लाल का होता है। 82 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है? तो कैसे दिखाई देता है दोस्तों? काला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, वहाँ चलिए हम उसके लिए हम डिस्कस भी हम लोग कर देते हैं। दोस्तों, इसका पहला पॉइंट है, काला दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडल की तरह प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, ठीक है, जैसा कि पृथ्वी पर होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ काला दिखाई देता है। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव कौन सा था? ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सा था? कुत्ता था। दोस्तों, वह कब गया था? कुत्ता को कब भेजा गया था? तो 3 नवंबर। ठीक है, 3 नवंबर, ठीक है, 1957 में उसे किस यान द्वारा भेजा गया था? स्पुतनिक 2 द्वारा भेजा गया था दोस्तों। ठीक है, किस देश ने भेजा था? तो रूस ने भेजा था दोस्तों। ठीक है, समझ में आया? अगला पॉइंट है इसमें, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन था। उसका जन्म हुआ था 1934 में। ठीक है, 1934 में हुआ था। कहाँ का था वैज्ञानिक? तो रूस का था वैज्ञानिक हुआ। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था 13 जनवरी 1949। 13 जनवरी 1949 को हुआ था। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? भारत के थे, और इनका पंजाब के प्रांत में, यानी पंजाब राज्य के पटियाला में हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है इससे रिलेटेड कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति कदम रखने वाला कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरा व्यक्ति कदम रखने वाला कौन था? बज एल्ड्रिन, जो किस यान से गए थे? अपोलो 11 से गए थे। ठीक है, और यह 1969 में वहाँ पर चांद पर कदम इन लोगों ने रखा था। 83 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई तथा समुद्र की दूरी मापने का मात्रक क्या है? तो फैदम है समुद्र की गहराई के लिए, और समुद्री दूरी के लिए है नॉटिकल मील। दोस्तों, यहाँ ध्यान देना होगा, क्वेश्चन आता है कि समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो फेरोमीटर से। ठीक है, और वस्तु का पता किससे लगाया जाता है? समुद्र तल में वस्तु का पता तो सोनार से। किससे लगाया जाता है? सोनार से। ठीक है, और दूरी मापा जाता है किससे? नॉटिकल मील से। 84 है, हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित होता है तो पास्कल के नियम पर। दोस्तों, यहाँ ध्यान देना होगा, एक ट्रिक के तौर पर याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें हाइड्रोलिक जुड़ गया, ठीक है, उसमें आपको पास्कल मारना है। ठीक है, जैसे में हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक लिफ्ट, एलिवेटर, हाइड्रोलिक प्रिंटिंग मशीन, जितने भी हाइड्रोलिक वाले हैं सारे पास्कल के नियम पर काम करते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 85 नंबर, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो किसका होता है? टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। और हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का। ये ध्यान रखना होगा दोस्तों, ये दोनों आता है, कन्फ्यूजन भी होता है। तो कभी भी विद्युत बल्ब का बात करें तो टंगस्टन, और हीटर बोले तो नाइक्रोम बोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फ्यूज का तार होता है तो फ्यूज का तार कैसा होता है, उसका गुण बताना है दोस्तों। तो ये उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है फ्यूज का तार का, ठीक है। इसमें क्वेश्चन एक आता है दोस्तों कि फ्यूज का तार बना होता है यानी किस चीज़ का बना होता है? तो शीशा का और टीना का। शीशा प्लस टीन, ठीक है। टीन, शीशा को जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पीबी, टीन को एसएन, ठीक है। ये बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खोल दिए जाए तो कमरे का ताप क्या होता है? तो बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इससे रिलेटेड, रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। वे है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे गैस भरे जाते हैं, जैसे अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन प्रमुख गैस है दोस्तों, ठीक है। ऐसे मुख्य रूप से अमोनिया, फ्रियोन और सीएफसी ये अधिकतर ऑप्शंस में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होता है? तो बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आता है दूध से रिलेटेड दोस्तों कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? ठीक है, तो दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए, प्रतिध्वनि का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, आप लोग सुने होंगे इको साउंड। जैसे कोई खाली कमरा होता है, उसमें बोलते हैं तो आवाज़ गूंजता है, वही आवाज़ बार बार हम लोग को सुनाई देता है, हम लोग को अपना ही आवाज़, तो उसी को प्रतिध्वनि बोलते हैं, ठीक है। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक बीच की दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। क्वेश्चन है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है, तो कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना रहता है दोस्तों? तो 1/10 सेकेंड रहता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब ध्वनि से रिलेटेड कुछ हम लोग पॉइंट को समझते हैं दोस्तों, कि ध्वनि 3 तरह की होती है, ठीक है। एक ध्वनि होती है, ध्वनि 3 तरह की होती है। पहला है अपश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं दोस्तों? 20 हर्ट्ज, कितना? 20 हर्ट्ज मतलब एचजेड, ठीक है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि को हम लोग अपश्रव्य कहते हैं, जिसे मानव नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। और सेकंड है दोस्तों, सेकंड नंबर है श्रव्य तरंग, श्रव्य, ठीक है। श्रव्य क्या होता है दोस्तों? जिसे मनुष्य सुन सकते हैं। इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से, 20 हर्ट्ज से, ठीक है, कितना होती है? 20,000 हर्ट्ज होती है, जिसे मानव सुन सकते हैं, ठीक है। ये श्रव्य तरंगे कहलाती हैं दोस्तों। तीसरा है पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले आवृत्ति वाले ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं, ठीक है। दोस्तों हम लोग ध्वनि से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि ताप बढ़ने पर ध्वनि के चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा दोस्तों। कोई भी ध्वनि तेज सुनाई देता है या धीमा सुनाई देता है तो उसका क्या होता है? वो तीव्रता पर निर्भर करता है दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट है ध्वनि से रिलेटेड, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। किस में मापा जाता है? डेसिबल में, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है तारत्व, जिसको पिच बोला जाता है, के कारण ध्वनि मोटी या बारीक होती है। यहाँ दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से रिलेटेड, जैसे लड़कियों की आवाज़ पतली क्यों होती है, मच्छर भिन भिन आता है, ठीक है, तो वो आवाज़ निकलता है, चिड़िया चहचहाती है तो इसकी तीखी आवाज़, मतलब कि पतला आवाज़ के बात हो रहा है अगर, ठीक है, तो क्यों होता है? तारत्व यानी पिच के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, ठीक है। ध्वनि का जो तारत्व है किस पर निर्भर करेगा? उसकी आवृत्ति पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो चलिए 93 नंबर है अस्थाई तथा अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं।
किससे बनाए जाते हैं? अस्थाई बनाए जाते हैं नर्म लोहे से, और अस्थाई बनाए जाते हैं इस्पात से। ये ध्यान रखना होगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों चुंबक से भी संबंधित बहुत सारे पॉइंट है, थोड़ा इसको भी समझते हैं। दोस्तों चुंबक कहते किसको हैं? जो लोहे के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं दोस्तों, ठीक। अगर एक चुंबक को धागे से बांध करके लटका दिया जाता है तो किधर रुकता है? तो हरदम किधर रुकता है? उत्तर दक्षिण की ओर, ध्रुव की ओर रुकता है। ये ध्यान, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। और दोस्तों प्रत्येक पॉइंट्स को बारीकी से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे 10 प्रश्न लास्ट में मिलने वाले हैं, किसी भी पॉइंट से आपको पूछा जा सकता है, इसलिए बढ़िया से एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है। बार बार बल्कि 2-3 बार सुन लीजिएगा तो और अच्छा है। आगे अगला पॉइंट है इससे संबंधित, चुंबक से, इसके समान ध्रुव में प्रतिकर्षण, ठीक है, और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों कि ये चुंबक है, ठीक है, 2 चुंबक है, ठीक है। तो ये हो गया मान लीजिए साउथ नॉर्थ, ठीक है, यहाँ नॉर्थ और साउथ, और देखिए नॉर्थ और नॉर्थ दोनों तरफ है, यानी कि समान ध्रुव होगी एक तरफ, तो ये क्या होता है? विकर्षण, यानी भागेगा, दूर भागेगा, इधर इधर भागेगा, ठीक है। अगर यही यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ हो जाए, ठीक है, यानी कि इधर साउथ हो जाए और इधर नॉर्थ हो जाए तो क्या होंगे? दोनों आपस में क्या होंगे? चिपक जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है दोस्तों। 94 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस पर आधारित होता है? किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर, ठीक है दोस्तों। और एक और भी क्वेश्चन आता है कि कोई साइकिल चलाता हुआ व्यक्ति वृत्ताकार मोड़ पर केंद्र की ओर झुक जाता है, क्यों झुक जाता है? तो अभिकेंद्रीय बल के कारण। ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ कन्फ्यूजन होता है, जब झुकने की बात होगी चलाते समय तो अभिकेंद्रीय क्या होगा? अभिकेंद्रीय होगा, ठीक है। और अगर ये मशीन की बात होगा कपड़ा सुखाने और दूध से मक्खन निकालेंगे तो अपकेंद्रीय, यहाँ अप रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि मक्खन निकलता है तो अंदर से ऊपर की ओर आता है, ठीक है, तो अप मतलब ऊपर आ जाता है तो अपकेंद्रीय हो गया, ठीक है। और साइकिल चलाते समय अंदर की ओर झुकता है तो अभिकेंद्रीय हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है दोस्तों। अगला पॉइंट है कि लालटेन की बत्ती के तेल का ऊपर चढ़ना और ब्लोटिंग पेपर का स्याही सोखने का कारण क्या है? दोस्तों तो क्या है? केशिकत्व क्रिया है, ठीक है। और केशिकत्व क्रिया से संबंधित एक और पॉइंट आता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों की पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण किस क्रिया से पहुँचता है? तो किससे? केशिकत्व क्रिया। किस क्रिया से? केशिकत्व क्रिया से ही पहुँचता है दोस्तों, ठीक है। 96 नंबर है, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? हीरा का चमकना और मृग मरीचिका बनने क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसमें ध्यान देंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि गहरे काले रंग से पोते हुए पृष्ठ का चमकना, ठीक है, कांच के कटे हुए हिस्सों का चमकना, ठीक है, ये किसके कारण होता है? चमकता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है, इसी का उदाहरण है। एक और पॉइंट है दोस्तों, प्रकाशीय तंतु जिसको ऑप्टिकल फाइबर बोला जाता है, ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर ही आधारित होता है वो भी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला कैसा कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है। यह किरणों को अपसारित यानी डाइवर्ज करता है, ठीक है, अतः इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं, बार बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है दोस्तों? तो अर्धचालक का उदाहरण है, ठीक है। एक पॉइंट है जो क्वेश्चन आते हैं इससे जो है, अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती या घटती है? तो ताप के घटने पर घटती है और बढ़ने के पर बढ़ती है, ये ध्यान देना होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तड़ित चालक बनाया जाता है। दोस्तों तड़ित चालक किसका बनाया जाता है? किस चीज़ का? तो तांबा का बनाया जाता है, ठीक है। आविष्कारक कौन थे? ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे दोस्तों, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ के थे? तो अमेरिकी वैज्ञानिक थे दोस्तों, ठीक है। इनका जन्म 17 जनवरी, ठीक है, 1700
1706 ईस्वी में हुआ था, ये ध्यान देना होगा। ठीक है, 17 जनवरी 1706 ईस्वी में हुआ था। 100 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का दोस्तों। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव कहाँ रुकती है, किस दिशा में रुकती है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। अभी इसके पहले भी बताए हैं हम कि स्वतंत्र रूप से अगर चुंबक को लटका दिया जाता है तो किधर रुकता है? उत्तर दक्षिण को रुकता है। ठीक है, जितने भी हम लोगों ने अभी तक समझा है, ठीक है, उससे 10 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन के साथ मिलेंगे आपको। ठीक है, प्रश्न और ऑप्शन मैं सारा बोलूँगा आप लोग को। ठीक है, ऑप्शन बोलने के बाद आप लोग को 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। मैं बोलूँगा टाइम स्टार्ट। ठीक है, तो आपको 5 सेकंड के अंदर में उसका आंसर आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, 1 से 10 तक आप लोग कॉपी पर लिख सकते हैं, या पेन है तो पेन पर लिख सकते हैं, या याद भी रख सकते हैं, आप लोग की जैसे मर्जी है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें क्या होगा, आपका टाइमर लगा होगा। ठीक है, 5 सेकंड का, आपको 5 सेकंड का टाइमर चलेगा। 5 4 3 2 1 करके टाइम जैसे ही ख़त्म होगा आप लोग को आंसर मैं बता दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोग अपने आप को चेक कर पाएंगे कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है, कितना समझा है वीडियो में जो हमने आज पढ़ाया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे भी वीडियो में आप लोग को मिलते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा पढ़ना बड़ा बात नहीं है, कम पढ़ें लेकिन अच्छा से समझ करके पढ़ें। ठीक है, उतना कंप्लीट करें, वही काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तैयार हो जाइए पेन और कॉपी लेकर के, या नहीं है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कौन क्वेश्चन सही। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से सुनिए दोस्तों। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? ऑप्शन ए है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन बी है 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज तक। ऑप्शन सी है 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज। ऑप्शन डी है 20,000 हर्ट्ज। दोस्तों टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका आंसर है ए। ठीक है, श्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में किस धातु का तंतु, जिसको फिलामेंट बोलते हैं, प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है फ्लोरीन धातु का, आर्गन धातु का, सी है टंगस्टन धातु का, डी है तांबा धातु का। टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका आंसर है टंगस्टन धातु। थर्ड क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर है हीरो का चमकना, बी प्रकाशीय तंतु, सी मरीचिका की घटना, डी तारों का टिमटिमाना। टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका आंसर है डी तारों का टिमटिमाना। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए है पास्कल के नियम पर, बी पृष्ठ तनाव पर, सी प्लवन के नियम पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका आंसर है पास्कल के नियम पर। 5 नंबर है, लालटेन एवं लैंप की बत्ती का तेल चढ़ना किस नियम का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए पास्कल के नियम पर होता है, बी आर्किमिडीज के नियम पर, सी प्लवन के नियम पर, डी केसिकत्व के नियम पर। टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका आंसर है केसिकत्व के नियम पर। 6 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज का तार बना होता है किसका? ऑप्शन ए तांबा और लोहे का, ऑप्शन बी सीसा और टीन का, ऑप्शन सी तांबा और सीसा का, ऑप्शन डी केवल सीसा का। टाइम स्टार्ट होता है अब।
इसका आंसर है शीशा और टीन का। 7 नंबर क्वेश्चन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 7 जनवरी 1706 ईस्वी, बी ऑप्शन है 17 जनवरी 1716 ईस्वी, सी ऑप्शन है 17 जनवरी 1706 ईस्वी, डी है 7 जनवरी 1716 ईस्वी। टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका आंसर है 17 जनवरी 1706 ईस्वी, सी। 8 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए राज एल्ड्रिन, ऑप्शन बी बज एल्ड्रिन, ऑप्शन सी माइकल कॉलिंग, ऑप्शन डी माइकल कॉलिंग्स। टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका आंसर है बज एल्ड्रिन। चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ दूसरा व्यक्ति बज एल्ड्रिन उतरा था। 9 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन ए यूरी गागरिन, बी सुनीता विलियम, सी कल्पना चावला, डी राकेश शर्मा। टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका आंसर है डी राकेश शर्मा। लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव कुत्ता था, इसे किस यान से भेजा गया था? ऑप्शन ए स्पुतनिक 1, बी स्पुतनिक 2, सी स्पुतनिक 3, डी स्पुतनिक 4। टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका आंसर है स्पुतनिक 2। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को कितना मार्क्स आया आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा और इसे पढ़ने के बाद में ये 10 क्वेश्चन का टेस्ट कैसा लगा ये कमेंट भी करिएगा। अपना मार्क्स भी दोस्तों कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप 6 या 7 नंबर लाते हैं तो आप गुड की कैटेगरी में हैं। अगर आप 8 या 9 नंबर लाते हैं तो वेरी गुड की कैटेगरी में हैं। अगर आप 10 में 10 लाते हैं तो आप एक्सीलेंट हैं। आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। ठीक है, आप मन लगा कर पढ़ते रहिए और गुड वेरी गुड वाले भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग भी थोड़ा और मेहनत करिए, ध्यान से समझिए। अगले वीडियो से ऐसे ही आप लोग को वीडियो मिलते जाएंगे। ये नया टेस्ट जोड़ने का कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।